हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन के बारे में। अभी जो आपका हाल ही में NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है। आज जो हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 28/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। उस सभी क्वेश्चन का ये कलेक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। जैसे कि आपका RRB ग्रुप D हो गया, NTPC CBT 2 हो गया, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो सिलेबस है वो सबका लगभग बराबर ही है। तो क्वेश्चन का भी आपको लेवल कहीं ना कहीं इसी तरह का देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो अगर आप अच्छे से ये सभी क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 60 है। हम मान लेते हैं दो संख्या क्या है, वो x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं। इसका जोड़ कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है। अगला आपको क्या बोल रहा है आगे कि इसका मौसा कितना दिया है, 12। मौसा मीन्स HCF। ठीक है, HCF आपका कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। उसके बाद इसका लस यानी कि LCM कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 72 दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो आप संख्या क्या क्या माने थे, तो एगो x माने थे और दूसरा y माने थे। तो इसको उल्टा के पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो इसको उल्टा देंगे तो एगो हो जाएगा 1/x और दूसरा क्या हो जाएगा 1/y। तो यही पूछ रहा है आपसे क्या होगा इसका योग। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका x × y और ऊपर में क्या हो जाएगा कि x प्लस में y हो जाएगा। हमें यही चीज़ निकालना है। ठीक है, देखिए आपको x प्लस y तो पता हो जाएगा यहाँ से, लेकिन ये आपको यहाँ पे एक LCM दिया हुआ है और एक HCF दिया हुआ है। इससे आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए आपको ये चीज़ों तो पता ही होगा कि दोनों संख्या को अगर हम गुना कर देते हैं तो बराबर में क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। तो दोनों संख्या क्या है, x गुने में y है। तो इसको अगर हम गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, LCM 72 गुने में कितना HCF 12 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसमें रख देते हैं। तो यह x प्लस वाई आपका कितना दिया हुआ, तो 60 दिया हुआ, तो 60 रख दिए। और x गुने y कितना दिया हुआ है, तो यह है आपका 72 गुने में 12 है। इसको आपको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। आप समझ गए ना क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए अगर आपको एक बार में समझने में प्रॉब्लम होता है तो दोबारा जरूर इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि जितना मैं क्लियर कट लिखता हूँ उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 साल का साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से 500 रुपया हो जाता है, तो उसी दर पर उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आप यहाँ से क्या कीजिए कि मूलधन निकाल लीजिए। समझ गए बातों को। तो देखिए आप क्या जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन गुने में क्या, तो समय यानी कि टाइम, गुने में क्या तो दर, R से लिख देते, बटे में कितना तो 100। ये किसके लिए होता है, तो साधारण ब्याज के लिए। ठीक है, और साधारण ब्याज आपका कितना है 500 है। कितना है 500 इक्वल टू में मूलधन क्या आपको पता नहीं, यही तो निकालना है। तो हम P मान लेते हैं। टाइम कितना है, तो 2 साल है। दर कितना दिया हुआ है, तो 10%। बटे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना 5 हो जाएगा। तो आपका मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, तो मूलधन आपका 2500 निकल के आ गया। समझ गया बातों को। अब इसी पे आपको क्या करना है कि 10% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए 10% का है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/10। समझ गए बातों को। और देखिए अब हमें इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्री मेथड यूज करते हैं, फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको यहाँ पे कितना है 10% का मतलब 1/10 है, तो आपको यहाँ पे 1/10 से इसमें गुना करना है। तो कितना आया, तो इसका आ जाएगा आपको 2500 रुपया, मतलब 250 आ जाएगा। 2500 का अगर 2500 में आप 1 साल के लिए 10% ब्याज निकालिएगा तो आपको 250 रुपया आ जाएगा। दूसरे साल के लिए आप निकालिएगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाएगा, इस पर अगर निकालिएगा 2500 पे तो फिर से इतना ही होगा, कितना, तो 250 होगा। लेकिन आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज निकाला जाता है। तो आपका
अब ये क्या आ गया है, ये अब मूलधन बन जाएगा अगले साल के लिए ना, तो अब इस पर भी हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ये कितना 1/10 निकालना पड़ेगा। तो जब 1/10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो अब हमें टोटल ब्याज कितना आ गया 2 साल के लिए, तो 250 यहाँ से, 250 यहाँ से और 25 ये ब्याज पर जो हमें ब्याज मिला वो हो गया। तो टोटल कितना हो गया, तो 525 हो जाएगा। समझ गए? तो कितना ब्याज आ गया टोटल, 525 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 525 रुपया हो जाएगा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि साधारण कितना था, 500 रुपया ही था। ठीक है, तो आप समझ गए ना बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के संगत कोण का अनुपात दिया है कितना, तो 3 रेशियो में 7 दिया है। हमें रेशियो में है ना, हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि 3x और कितना हो जाएगा वो, तो 7x हो जाएगा। हम इस टर्म में मान लेते हैं। सबसे पहले बात तो हम थोड़ा समचतुर्भुज को समझ लेते हैं। चलिए हम इसका डायग्राम आपको सबसे पहले समचतुर्भुज का दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए हम अगर इसका डायग्राम ले तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना देते हैं। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो दो को कोण जो दिया गया है, दो कोणों का अनुपात, तो जो संगत कोण है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम यहाँ पे 7x प्लस में कितना 3x को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बोला गया संगत कोण। हम इसको क्या मान लेते हैं, बड़ा वाला को मान लेते हैं 7x और छोटा वाले को क्या मान ले, तो 3x मान लेते हैं। आपसे पूछा क्या गया कि छोटा कोण क्या होगा, तो मतलब हमें 3x निकालना है, सिंपल बात। तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10x इजकल टू कितना, तो 180 हो गया। तो यहाँ से x इजकल टू कितना निकल करके आया, तो x इजकल टू आपका 18 डिग्री निकल करके आएगा। समझ गए बातों को। तो देखिए अब हमें निकालना कितना है, छोटा कोण निकालना है। कौन सा निकालना है, छोटा। तो छोटा कितना हो जाएगा, 3x के बराबर है, तो 3 गुने में कितना 18 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 54 डिग्री निकल करके आ गया। कौन सा कोण, छोटा। अगर बड़ा पूछा होता तो क्या हो जाता, तो इसको हम क्या करते, 180 माइनस में कितना कर लेते, 54 कर लेते, तो निकल करके हमारे पास आ जाता ये बड़ा कोण। कौन सा, बड़ा आ जाता। लेकिन अभी हमसे बड़ा नहीं पूछा गया, छोटा पूछा गया, तो हम निकाल लिए कितना, 54 डिग्री हो जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य मतलब जो उसका जो मार्केट प्राइस है, क्रय मूल्य। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो हम अंकित मूल्य कितना मान लें, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो क्रय मूल्य है मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, जितना में खरीद रहा है वो कितना 75% पे खरीद रहा है। तो अगर 100 रुपया उसके ऊपर लिखा गया 75% पे खरीद रहा है, तो इसके मतलब कितना 75 रुपया में खरीद रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है ना कि 15% लाभ कमाने के लिए कितना छूट देगा। सपोज कीजिए कि आप 100 रुपया किसी चीज़ का पैकेट पे लिखा गया है, आप उसको 75% पे खरीदे, मतलब 75 रुपया में खरीद लिए। अब आपको क्या करना है कि 15% लाभ भी कमाना है। तो 15% अगर आप लाभ कमाइएगा तो कितना छूट दीजिएगा। तो देखिए 15% लाभ कमाइएगा तो इसके मतलब किस पे कमाइएगा, जितना में आप खरीदे हैं। तो 75 गुने में कितना 15 बटे में कितना 100। तो इसको अगर आप 25 से कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया कि 45 बटा में कितना 4, तो मतलब कितना 11.25 आपको मिल जाएगा कि आपको इसके ऊपर मुनाफा भी कमाना है। तो आप 75 में खरीदे थे और इतना आप मुनाफा कमा रहे हैं, इसके मतलब कितना 75 और 11.25, तो इसका मतलब हो गया 0.25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो आप इतने में इसको 86.25 में बेचिएगा। तो इसके मतलब आप यहाँ से मतलब इतना में आप बेचिएगा और उसके ऊपर अंकित कितना है, तो अंकित 100 रुपया है। इसके मतलब आप छूट कितने रुपया का दे रहे हैं, तो 13.75 का छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो 13.75 का जो छूट दे रहा है ये कहाँ से आया, तो ये 100 माइनस में कितना, तो 86.25 जो आया। ठीक है, तो 13.75 रुपीज़ का जो छूट दे रहा है कितने पे, 100 पे, तो कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, इसके मतलब आप 13.75% का छूट दे रहे हैं। समझ गए बातों को। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होइएगा अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। मतलब ए प्लस में बी किसी काम को कितना 12 दिन में करता है। उसके बाद बी प्लस में सी 18 दिन में करता है। बी प्लस में सी मिलकर के कितने 18 दिन में करता है। उसके बाद ए प्लस यानी कि उसके बाद सी और ए मिलकर के 15 दिन में करता है। मतलब ए प्लस सी लीजिए या सी प्लस ए लीजिए, बात बराबर ही है। ठीक है, कितने 15 दिन में करता है। ठीक है, पूरा कर लेता है। तो ये कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम को कर लेगा। तो सबसे पहली बात आपको
एक ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों से क्या हो, कट जाए। कोई ज़रूरत नहीं कि एलसीएम होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक नंबर लेना है। तो मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, 3 गुने में 4 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 6 तो आ गया इसमें, तो एक और 3 ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ कितना, 5 ले लेता हूँ। ये एक ऐसा नंबर है जो सभी से कट जाएगा। 12 से काटिएगा तो आपके पास कितना, 15 आ जाएगा। उसके बाद जब कितना 18 से काटिएगा तो यहाँ पे आपके पास 9, 9 दूना 18 तो कितना 10 आ जाएगा। उसके बाद जब 15 से काटिएगा तो आपके पास कितना 12 आ जाएगा। समझ गए बातों को। तो ये आपका हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और ए प्लस बी के द्वारा मिल करके एक दिन में 15 यूनिट काम किया जाता है। ये टोटल यूनिट ऑफ काम हो गया, ये जो देख रहे हैं टोटल यूनिट ऑफ काम हो गया। और ए प्लस बी के द्वारा मिल करके एक दिन में 15 यूनिट काम किया जाता है। उसी तरह से बी प्लस सी के द्वारा मिल करके 10 यूनिट किया जाता है एक दिन में। और ए प्लस में सी के द्वारा मिल करके 15 यूनिट किया जाता है एक दिन में काम। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस तीनों को जोड़े तो 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी, आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा और 7 37, तो मतलब 37 हो जाएगा। तो ए प्लस में बी प्लस में अगर हम सी की बात करें कि ये कितना काम करेगा एक दिन में, तो ये 2 दिन में इतना कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 37/2 यूनिट काम ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कर लेगा। तो अब आपको क्या निकालना है कि ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में तो इतना काम करता है, टोटल काम कितना है, इतना है, तो कितने दिन लगेगा। तो हम अब टाइम निकालना है किसका, ए प्लस में बी प्लस में सी का। ठीक है, तो ये तो उसका क्षमता था, तो हम टोटल काम में क्या करें, उसके क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो उसका टोटल काम कितना है, तो यहाँ पे देख लिए 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया कितना 6 तिया 18, मतलब 180 और गुने में कितना 2 और बटे में कितना 37 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 360 बटे में कितना तो 37। इतना डे में क्या करेगा, इतना डे में ये काम तीनों मिलकर के कर लेगा। समझ गए बातों को। पूरा काम में हम क्या किए, जो हमारा पूरा काम था उसमें इसके पूरा क्षमता से हम भाग दे दिए, तो हमारा टाइम निकल करके, समय निकल के आ गया। समझ गया बातों को। चलिए अब देखते हैं अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपको कह रहा है 699 को रोमन में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए आपको रोमन में लिखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम रोमन में किन किन लेटर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको तोड़ना होगा ऐसे, उसके बाद ही लिख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। आपको 1 से लेकर 10 तक तो पता ही होगा, वो मैं आपको नहीं बताता हूँ यहाँ पे, या थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद इसको 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, ठीक है, 7 को लिखना होता है तो ऐसे, 8 को लिखना होता है अगर तो ऐसे, 9 को लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं और 10 को लिखना होता है तो ऐसे। यहाँ आपको एक बात समझने के लिए क्या है कि देखिए आपको 5 तो एक लेटर है जिसको आप भी से लिखते हैं, लेकिन इससे पहले वाला जब आप एक लेटर लिखते हैं 4, तो इस 5 से पहले आप क्या लगाए हैं, 1 लगाएं तो 4 हो गया। जब पहले लगाते हैं 1 तो क्या हो जाता है, 1 घट जाता है, और जब बाद में लगाते हैं तो बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको देखना है। उसी तरह से यहाँ 10 था, जब आप पहले लगा दिए 1 तो ये 9 हो गया, 1 घट गया, और जब हम इसके बाद 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको फोकस करके रखना है। चलिए मैं थोड़ा इधर करके आपको इसका थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे कि 50, 100, 500 और 1000, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 50 को किसके लिखते हैं तो L, और 100 को C, और 500 को D, और 1000 को M से लिखते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, LCD, 500 को D से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ D कर लीजिए। तो देखिए LCD आपके घर में अगर लगा होगा तो पता ही भी होगा कि ठीक है, तो हम ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो LCD और M ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, LCD और उसके बाद जो बच जाएगा M हो जाएगा। तो अब देखिए हमें किसका लिखना था, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में इस नंबर को तोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या था, 699 था, तो हम पहले 500 लिखे, उसके बाद क्या लिखे 100 लिखे, फिर क्या लिखे तो 90 लिखे, और फिर क्या लिखे तो 9 लिखे। अब देखिए 500 के लिए आप क्या लिखेगा तो D लिख लीजिए, D लिख लिए। 100 के लिए क्या लिखेगा तो C लिख लीजिए, समझ गया। 90 के लिए क्या लिखेगा तो 90 के लिए आप देखिए 100 के लिए कितना होता है C होता है ना, तो 100 के लिए C लिख लीजिए, और इससे पहले आप क्या लगा दीजिए, तो ये 10 का जो साइन है ना, ये 10 का साइन अगर ये लगा देते इससे पहले तो इसके मतलब ये 90 हो गया। समझ गए बातों को। उसी तरह से अब 9 को लिखने के लिए आपके पास 9 लिखने के लिए डायरेक्ट कोई सिस्टम नहीं है, तो आप 10 को लिख लीजिए, उससे पहले 1 लगा दीजिए, तो यही आपका हो गया क्या, ये पूरा के पूरा आपका 699 हो गया। समझ गए बातों को। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये गुना कर दिया, मतलब
इस बुक के अंदर कई सारा सॉल्यूशन गलत भी दिया है, तो आप मैं जो बताऊंगा एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरे बुक का सॉल्यूशन इस तरह से देंगे ना कि आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ गए बातों को? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि 15% की दर से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, तो ये 3225 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। सबसे पहली बात, अब 15% की अगर बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं कि 15/100 लिखते हैं। इसके मतलब 5 से काटेंगे तो 3 कितना 20 हो गया, यही बात होगा ना। चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है कि मूलधन एक मान लेना है। क्या मान लेना है मूलधन? तो वो ऐसा मूलधन मानना है जो 20 से कट जाए। समझ रहे हैं? 20 से कट जाए। तो चलिए हम 400 मान लेते। 400 एक ऐसा नंबर है जो 20 से क्या होगा, कट जाएगा। समझ गए बातों को? तो चलिए अब हम 400 क्या मान लिए, मूलधन मान लिए। तो अब अगर इसके ऊपर हम 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा वो हम लोग को देखना है। तो देखिए जब पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम गुना करेंगे कितना से, तो गुना हमको इसमें कितना से करना है, तो 3/20 से करना है। तो 3/20 से गुना करेंगे तो 20 से ही कट जाएगा 20 मरतबे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 गुने में 3 करेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। समझ गए? अब हम दूसरे वर्ष का जब हम फिर से लेंगे तो हमें दूसरा वर्ष का जो ब्याज निकलेगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि है तो हमें इस मूलधन पे भी मिलेगा और इस ब्याज पे भी मिलेगा। तो जब इस मूलधन पे मिलेगा तो कितना, इसमें फिर से हमें गुना करना पड़ेगा कितना, 3/20 से, तो हमें यहाँ 60 मिल गया। और यहाँ फिर से हमें गुना करना पड़ेगा कितना, 3/20 से, तो कितना मिल जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो कितना हमें 9 मिल जाएगा। समझ गए बातों को? तो अब हमें कितना ब्याज मिल गया, तो 60 यहाँ से और 60 यहाँ से, 120 और 9 यहाँ से, तो टोटल मिल गया 129। तो देखिए अब हमें कितना 15% के हिसाब से हमें 129 रुपया ब्याज मिला है। कब? जब हमारा मूलधन 400 था। लेकिन अब क्या है, हमारा ये ब्याज जो है ये कितना है, तो ये 129 नहीं है, ये कितना है, तो ये है आपका 3225 है। समझ गए बातों को? 3200 कितना है, 25 है। तो ये कितना मरतबे कटेगा, अगर इसको हम काटेंगे तो ये 25 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। आपको कैसे पता चला सर कि इतना ही होगा, तो आपको एक बार इसमें 129 से गुना करके आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे? 129 से इसमें गुना करके देखिए या इसमें आप भाग करके देखिए, क्योंकि इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। समझ गए बातों को? अब देखिए यहाँ पे जब इसमें 25 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो अब जब आपको ब्याज जो निकला था इसमें 25 से गुना किए, तो इसके मतलब आपको मूलधन जो माने थे इसमें भी 25 से गुना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तब इसमें आप 25 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 चौका कितना, 100। समझ गए बातों को? तो 100 ये हो गया और आपका 2 जीरो ये आ गया। समझ गया बातों को? तो आपका कितना हो गया, तो आपका ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपका 10,000 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से निकालिए, बहुत सिंपल पड़ता है। अदरवाइज आप दूसरा फार्मूला अपनाइएगा ना तो आपको कैलकुलेशन इससे 4 गुना ज़्यादा करना पड़ जाएगा। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको कि ट्री मेथड से बताएं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और आप सब जगह यही फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। सब क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगाइएगा ना तो होगा क्या, आप फाइनली कंफ्यूज कर जाइएगा। इसीलिए आप ऐसे बनाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो 2-4 क्लास में एकदम फिट बैठ जाएगा आपको दिमाग में। समझ आ रहा है तो आप तब बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि आपको मौसन निकालना है, मतलब HCF आपको निकालना है। जब भी ऐसा नंबर दिया हो आपको HCF निकालना हो तो आपको क्या करना है कि सबसे नियर 2 नंबर खोजना है। नियर मतलब नज़दीक नज़दीक। देखिए यहाँ 56 और 216 में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसी तरह से 216 28 में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप 56 28 में देखिएगा तो बहुत कम का डिफरेंट है। तो ये दोनों का हमको डिफरेंट ले लेना है। जब डिफरेंट लेंगे तो कितना होगा, तो 28 होगा। तो इसका HCF जो होगा ना, HCF वो कितना होगा, तो या तो 28 हो जाएगा या फिर इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, और 2 गुने में 2 गुने में 7 होगा। समझ गए बातों को? तो देखिए 28 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो HCF होता है ना उससे ही सभी नंबर में भाग लगना चाहिए। तो 56 में तो लग जाएगा, 28 में तो लग जाएगा, लेकिन 216 में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो 28 के अंदर तो 7 का फैक्टर है, लेकिन इसके अंदर 7 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए नहीं लगेगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF जो होगा ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 हो
हो जाएगा। समझ गए बातों को, 4 से ही सब नंबर विभाजित है। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 9 नंबर। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है यदि क्रय मूल्य 1500 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना हो गया कि आपका 2000 हो गया, तो लाभ पूछ रहा है। तो आपका कॉस्ट प्राइस है, किसी चीज़ को आप खरीदे कितना में, तो 1500 रुपया में, आप बेचे कितना में, सेलिंग प्राइस कितना रखे, तो 2000 रख लिए। तो आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 500 का हुआ। कितना पे, 1500 पे। तो ये आपका प्रॉफिट जो परसेंटेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 500 बटे में कितना, तो 1500 हो जाएगा। तो कितना, 1/3 आ गया, मतलब कितना, 33.33% हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। देखिए आपका 10 नंबर ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम लोग एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाते हैं, ये आपको मान के चलना है। लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाने का कोशिश करता हूँ। आप देखिए, आज आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम में बन जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन को एक तो ऐसे करते हैं कि हम इसको पहले सोल्यूशन करेंगे, और दूसरा अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पहली बात, इसमें 2 वेरिएबल है, एगो एक्स है और एगो वाई है। हम एक्स को क्या ले और वाई को क्या ले, जो हमारा एक यहाँ पे आ जाए। अगर सपोज कीजिए कि हम अगर एक्स का वैल्यू ले 2 से अगर बड़ा ले लेते हैं कुछ भी, तो ये अकेले 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ प्लस में चीज़ें तो फिर हमारा बात ही नहीं बनेगा। इसके मतलब हम एक्स का वैल्यू 1 से कम लेंगे, 2 से कम लेंगे। तो हम इसका वैल्यू कितना ले लेते, 1 ले लेते। एक्स का वैल्यू कितना ले, 1 ले लेते। अब y का वैल्यू क्या ले, देखिए अब हमें y का वैल्यू कितना, 2 से बड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो देखिए ये हमें 1/2 आ गया है। अब इसका वैल्यू हमें अगर 1/2 आ जाए, इसका वैल्यू अगर 1/2 आ जाए तो हमें जोड़ के 1 मिल जाएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो हम y का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अगर y का वैल्यू 4 ले लेते, ये भी क्या 1/2 आ गया। इसके मतलब क्या हो गया कि हमें 1 मिल गया, तो इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। अब हम यहाँ आते हैं, हमें यहाँ भी सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा ना 1। तो y तो हम ऑलरेडी पहले ही कितना मान चुके हैं, 4 मान चुके हैं। तो अगर हम y का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें ये टर्म कितना दे देगा, अगर हम 2 से भाग देंगे इसमें तो हमें 2 तो यहाँ से ऑलरेडी मिल गया, और हमें लाना है 1। इसके मतलब हमें z का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, तो -2 लेना पड़ेगा। अगर हम z का वैल्यू -2 ले लेते हैं तो यहाँ से हमें -1 आ गया, तो हम यहाँ से कितना निकाल करके कर लिए, तो हमें यहाँ पे 2 था और यहाँ पे कितना -1 आ गया। तो इसके मतलब अब हमें फाइनली यहाँ पे भी क्या मिल गया, तो हमें 1 मिल गया। तो हमें दोनों सेटिस्फाइड भी हो गया, और हमें पता भी चल गया कि x का वैल्यू कितना लिए 1, y का वैल्यू कितना लिए, तो हम y के लिए कितना 4, और z का वैल्यू कितना लिए, तो -2 लिए। अब यही चीज़ अगर जो हमें आप निकालना है, ये इसमें अगर हम फिट कर दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, z का वैल्यू आप कितना लिए, तो -2, तो -2 बटा में कितना कीजिएगा, 2, प्लस में क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे 2 है तो 2 कर लीजिए। x का वैल्यू कितना लिए 1, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका, जो आप दिमाग लगा के करिए। दूसरा क्या है, आप बोलिए कि सर आप ये सोच लिए तो कर लिए, हम कैसे करेंगे अगर हमें नहीं आएगा था। तो आप इसको बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपके भी दिमाग में यही चीज़ चला जाएगा। और चलिए मैं इसका थोड़ा लॉन्ग मेथड भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको समझ में भी कंसेप्ट भी आ जाए। देखिए इसका जो लॉन्ग मेथड से आप करना चाहिएगा, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x y है, इसमें y z है, लेकिन आपका जो निकालना है फाइनली इसमें आपको x और z है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लें, 2 बटा में y का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 बटा में y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन से तो 1 - x बटा में 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में x बटा में कितना 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम दूसरा इक्वेशन में अगर इसका वैल्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 बटा में y है, लेकिन हमारे इस इक्वेशन में क्या है, y/2 है। तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। जब उल्टा करेंगे y बटा में यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बटा में 2 माइनस x आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे किस में, इस इक्वेशन में दूसरा में पुट करेंगे। दूसरा में पुट करेंगे तो हम इस y/2 के जगह क्या डाल दें, इतना डाल देंगे। तो या y/2 के जगह हम यहाँ पे डाल दें। देखिए 2 बटा में कितना हो जाएगा, 2 माइनस में x, और प्लस में आपका जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कितना कि 2 बटा में z, इसको डालिए। उसके बाद क्या, इजकल टू में 1 कर लीजिए। जब इजकल टू में इसको 1 कर लीजिए तो यहाँ पे निकालिए आप 2 बटा में कितना z, इजकल टू में कितना, तो 1 माइनस कितना, तो 2 बटा में कितना, तो 2 माइनस में x। अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। जब इसको निकालिएगा तब 2 माइनस में क्या कीजिएगा, x, और माइनस में कितना 2 बटे में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 माइनस में x। अब इसको देखिए ये कट हो गया और यहाँ पे आपको बच क्या गया, तो आपके लिए यहाँ पे बच गया -x बटा में कितना, तो 2 माइनस में x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तब क्या लिख सकते हैं, x बटा में कितना, तो x माइनस 2, यही लिख सकते हैं ना। ये किसके बराबर होगा, तो ये 2 बटा z के बराबर हो गया। चलिए मैं थोड़ा सा इधर स्पेस लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखिए
अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अब पता हो गया क्या कि 2 बटा में कितना z इजकल टू में क्या आ गया आपके पास कि x बटा में x माइनस 2 आ गया। अब आपको जो फाइंड करना था वो ये चीज़ें फाइंड करना था। z बटा में 2 था, तो देखिए अब इसको फिर से हमें उल्टाना पड़ेगा। तो z बटा में अगर 2 करेंगे तो इसको भी उल्टाना पड़ेगा, मतलब x माइनस 2 बटा में कितना करना पड़ेगा, तो x करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ गया। तो अब ये वैल्यू जो है कहाँ डालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। समझ गया बातों को। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे z बटा 2 का, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बटे में x और प्लस में कितना हो जाएगा आपका, तो 2 बटा में x। यही चीज़ तो हमको निकालना है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा और इसके देख लीजिए ऊपर में जुड़ जाएगा, तो x माइनस में 2 और प्लस में 2, तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा x बटा में x। तो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। और यही चीज़ हम आपको कैसे बताए थे, तो शॉर्टकट तरीके से भी बताए थे। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है। ये वाला पसंद है तो ये वाला आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पसंद है तो ये वाला, अगर ये वाला पसंद नहीं तो फिर आप इक्वेशन से करिए, ठीक है, जैसे मैं बताया हूँ। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है एक आदमी, देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो इतना अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के, आप लोग जो जाते हैं और यूट्यूब पे मतलब हल्का हल्का क्वेश्चन जो मतलब खोज के और सोल्व करते हैं, उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये TCS के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसको बनाइए। इस क्वेश्चन को कोई हम नहीं बनाए हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग जो हमको सॉल्यूशन आता है वही लेकर के आपके लिए आया है, नहीं। ये TCS के द्वारा पूछा गया है और ये बुक का कलेक्शन क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं। इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, इतना आपको मान के चलना है, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी अपने सामान्य चाल से चलता है, ठीक है। हम उसका सामान्य चाल क्या मान ले, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। और कितना दूरी चलता है, d इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 180 किलोमीटर ले लेते हैं। चलिए आगे देखिए, तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, 30 मिनट देरी हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति आवर अगर बढ़ा लेता है तो 30 किलोमीटर मतलब 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसका सामान्य चाल क्या होगा, x क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा इक्वेशन बनेगा लेकिन आराम से सोल्व होगा। आप देखिए पहले तो इसका ये चाल था, दूसरा आप क्या कर लिया, तो 30 मिनट क्या हो रहा था, यहाँ पे 30 मिनट देरी हो रहा था। लेकिन अब ये चाल क्या किया, x प्लस में कितना कर लिया, 6 किलोमीटर पर आवर कर लिया। तो अब ये 30 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। तो अगर मैं पूछूँ कि इसको टाइम कितना लगता था पहले, अगर यहाँ के लिए मैं टाइम देखूँ तो आप बोलिएगा सर टाइम इजकल टू क्या होता है कि डिस्टेंस, जैसे कि आप v इजकल टू ये पढ़े हैं ना d बटा में t। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में इसका जो स्पीड है वो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टाइम देखें इस केस में तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 180 बटा में x इतना दे रहा है, इसको यहाँ लग रहा था, यहाँ पे इसको टाइम कितना लग जाएगा, तो डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है ना दूरी, तो 180 बटा में कितना, x प्लस में 6 हो जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा। अब यही दोनों टाइम का आपको डिफरेंस करना है। तो देखिए 180 बटा में कितना x और माइनस में कितना, 180 बटा में x प्लस में 6 इजकल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए ये 30 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना हो जाएगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको LCM लेना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। या तो आपको ऑप्शन दिया रहता है अगर 4 गो, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, बुक में डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया गया, तो इसीलिए हम आपके लिए क्वेश्चन काट कर वहाँ से निकालते हैं स्कैन करके, ठीक है। तो देखिए हम आपको समझाते हैं, उसको समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू में x प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये देखिए इससे ये कट गया, तो इसके मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 180x और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 6 गुने में 180। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस में 180 x हो जाएगा। तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इजकल टू में आपका क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपको आप क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर प्लस में कितना 6x इजकल टू में कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 इंटू में 180 हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसमें से हम x का वैल्यू जो निकाल लेंगे तो यही हो जाएगा हमारा क्या, सामान्य चाल हो जाएगा। तो देखिए अब आपका आ गया x स्क्वायर प्लस में कितना 6x और माइनस में कितना, तो 6 गुने में 180 आ गया, इजकल टू में कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप अगर खंड तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस में कितना 36x, ठीक है, और माइनस में कितना 30x और माइनस में कितना, तो 6 गुने में 180। ये सब तो आपको आता ही होगा सोल्व करने, मैं इतना उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देखिए x अगर कॉमन लेंगे तो क्या, x प्लस में कितना 36 बच जाएगा, और उसके बाद माइनस अगर 30 कॉमन लेंगे तो x प्लस में यहाँ भी 36 बच गया, इजिकल टू में कितना 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एगो तो 30 निकल के आ जाएगा और एगो माइनस 36 निकल के आएगा। तो ये माइनस वाला आंसर नहीं हुआ क्योंकि कभी भी ये स्पीड माइनस में नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कौन सा चाल, सामान्य चाल जो होगा इतना हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन समझ गए ना अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन।
देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए 50% जरूरी है, 50% अंक लाना है, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है, लाना आवश्यक है। पहला भाग जो है 200 अंकों का है, ठीक है, उसमें से 40% अंक जो है अर्जित उन्होंने कर लिया है। पहला भाग जो है 40 मतलब 200 नंबर का, जिसमें आप 40% आपको आ चुका है। दूसरा भाग है वो 50 मतलब 150 अंक का है, उसमें आपको कितना प्रतिशत और लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि टोटल परीक्षा कितना मार्क्स का है। तो 200 प्लस में कितना 150, कितना हो गया 350। इसमें से आपको कितना प्रतिशत लाना है 50% लाना है। तो इसका मतलब कितना हो गया कि आपको 175 नंबर लेकर के परीक्षा में आना है। किसी तरह आपको पहला पेपर में जो 200 का था इसमें आपको 40% मार्क्स आ चुका है। तो इसके मतलब कितना आ चुका है, तो आपको 20 चौक 80 नंबर आ गया है। तो और आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो देखिए आपको लाना टोटल है 175, आपका 80 नंबर आ चुका है। इसके मतलब आपको 95 नंबर और लाना है। कितना 95 नंबर लाना है। तो ये कहाँ से लाना है, जो 150 का जो अभी परीक्षा बाकी है यहाँ से। तो देखिए अब हम यहाँ क्या कर देते हैं 150 कर देते हैं, गुने में x% कर देते हैं, बटे में 100 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना 95 कर लेते हैं। अब यही जो हमारा x निकल के आ जाएगा यही तो हो गया हमारा काम, समझ गया, इतना ही प्रतिशत हो जाएगा। तो इतना प्रतिशत हमको यहाँ से लाना पड़ेगा। अगर हम इसको प्रतिशत में लाना है तो हमें यहाँ पे 100 नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या देखें, अगर देखिए यहाँ पे अगर मान लिया कि हम x का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप यहाँ पे x% मान लिए, तो आपको 150 का लाना है 95 मतलब 95 आपको लेकर के आना है 150 में। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख करके लाइए, चाहे आप डायरेक्ट भी लिख के ला सकते हैं ऐसे, जैसे कि 95 कर लीजिए और बटे में क्या कर लीजिए 150 कर लीजिए, क्योंकि आपको 95 नंबर लेकर के आना है। कितना 150 में यहाँ पे x हो जाएगा। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो यहाँ पे आप 100 से गुना कर लीजिए और इसको आप निकाल लीजिए। जब इसको आप निकालिए तो 50 से इसको कट कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। ये 95 दूना कितना हो गया 180 हो गया और यहाँ पे आपको 3 हो गया। समझ गए बातों को। तो ये लगभग कितना हो जाएगा 95 दूना 180 190 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग आपको यहाँ पे 63% लगभग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको 63 पॉइंट कुछ होगा तो वो सही हो जाएगा। 190 बटा जब आप 3 कीजिएगा तो 63.33 के आसपास आएगा। तो आपको 63% मार्क्स और आपको लाना पड़ेगा, तो आप क्या हो जाइएगा, पास हो जाइएगा, ठीक है। इतना आपके लिए आवश्यक मार्क्स है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, लेकिन आपको नहीं आता है तो आपको हार्ड पड़ सकता है आपके लिए। देखिए आपको ये चीज़ें दिया गया और ये चीज़ें और ये चीज़ें दिया गया। आपको ये चीज़ें तो पता ही है ना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यही चीज़ तो यहाँ लगाना है, इससे ज़्यादा तो कुछ ज़रूरतें नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले इसको लेकर के आते हैं। हम इसको यहाँ पे 5 इंटू में क्या, तो साइन जो साइन 15 है उसको हम साइन 90 माइनस में 75 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इंटू में क्या कर ले तो cos 75 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 और ये साइन है, अब क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। तो cos 75 गुने में इंटू में कितना, तो cos 75 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 5 cos 75 डिग्री का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे 5 cos 75 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर 75 है। तो इसके मतलब अगर हम 5 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि यानी कि cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में कितना, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है। और ये जो हमारे पास बचा था तो यहाँ पे tan आपको पता है 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 आ गया और इस पूरा का वैल्यू कितना 1 हो गया। इसके मतलब कितना हो गया 5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग आगे देखते 14 नंबर। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया आपको कितना, तो 616 दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसका ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर है तो उसके बेलन का आपको आयतन पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए सबसे पहले बात बेलन की बात करा तो मैं एक छोटा सा बेलन बना देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया आपका क्या बेलन हो गया। इसका हाइट दिया गया है, हाइट कितना दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको आगे क्या दिया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 पाई r इंटू में h, यही होता है। तो ये देखिए कितना, तो आपको 600 यहाँ पे 16 दिया गया। अब जब यहाँ से आपको r निकालिएगा तो r क्या हो जाएगा कि 616, ठीक है 616 और बटे में क्या हो जाएगा तो 2 और पाई का वैल्यू कितना 22, ऊपर में कितना चला जाएगा 7, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपको क्या बच जाएगा यहाँ पे तो पाई हो गया। अब यहाँ h का वैल्यू कितना आपको 14 भरना है। जब इसको आप कट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसको आपको कट कर लेना है, ठीक है। जब कट कीजिएगा तो आपको 7 आ जाएगा। अब हमको निकालना कि
आयतन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है वॉल्यूम ना। तो इसका जब हमें वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पाई का मान यहाँ पे रख दीजिए कितना, तो 22 पर। चलिए हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा हमें स्पेस मिल जाए। देखिए तो पाई का मान कितना रखिएगा, 22/7 गुने में आर कितना है, तो 7 गुने में 7 और गुने में एच कितना है, 14। जब इस पूरा का आप कैलकुलेशन कीजिए, 7 से ही 7 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 14 दूना 28, 28 बच गया। अब आपको इसमें 22 से गुना करना है, तो 28 दूना कितना होता है, 56, और ये भी कितना 56 हो जाएगा, तो 6 हो गया, और ये 11 के 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, यही चीज़ बचा है ना, एक और बचा यहाँ पे 7 नहीं, ये हो जाएगा एक्चुअली कितना, तो 14 पंचे 70, 14 छक 84 और 14 सत्ते 98 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 98, कितना हो जाएगा, 98 गुने में 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6, आपके पास 1 बच गया, 9 दूना 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हमारे पास ये सेम चीज़ रिपीट हो जाएगा, तो 1, 9 और 6 हो जाएगा। इसका कैलकुलेट कर लिए तो 6 हो गया, और 9 6 15 के 5, आपके पास 1 बच गया, 9 10 और ये कितना बच गया, 11, 11 के आपके पास 1 हो गया, आपके पास 1 बच गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि 2156 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट में मिला भी लेता हूँ, यही आंसर है ना, 1 मिनट रुक जाइए आप, ठीक है। थोड़ा सा आप जस्ट वेट सेकेंड वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको मिला लेता हूँ। हाँ चलिए 2156 ही इसका आंसर है, ठीक है। तो 2156 इसका आंसर है, तो यही आपको मतलब बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। पहले वाला कैलकुलेशन था यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखिए, कभी कभी कैलकुलेशन में होता है क्या कि अगर डाटा छूट जाता है, जैसे कि आप भी अगर टेस्ट देते होइएगा तो थोड़ा ये मिस्टेक माइनर कभी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको माइंड नहीं करना है। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसको देख करके ही लोग छोड़ देते, तो आपको नहीं छोड़ना है एग्जाम में। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा लिख लेता हूँ। देखिए इसको क्या लिखूँ मैं, तो 1 में कितना, तो 1 प्लस में, देखिए इसको हम स्टार्टिंग में ही सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखे, a के पावर में n, अब बटे में क्या हो जाएगा, a के पावर में m हो जाएगा, प्लस में क्या दिया आपका कि 1 बटे में क्या दिया है कि 1 प्लस में a के पावर में कितना m, बटे में a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो a के पावर में कितना m हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के पावर में m प्लस में a के पावर में n हो जाएगा। प्लस में जब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, a के पावर में n हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के पावर में n प्लस में a के पावर में m हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो नीचे एलसीएम लीजिएगा, दोनों में सेम है, तो a के पावर में m प्लस में a के पावर में n हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों में सेम है, तो इसके मतलब a के पावर में m प्लस में a के पावर में n आ गया। अब ये दोनों के दोनों कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए कितने देर में, 10 घंटे में, और बी कितने देर में, 15 घंटे में भर सकते हैं, और सी 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि ए और बी 5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, ए बी को 5 घंटे चला दिया जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात आप क्या कीजिए, एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे ही तीनों कट जाए। तो हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि उस टंकी के अंदर जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर है, कितना है, 60 लीटर का है। तो देखिए ये क्या करता है कि 10 घंटा टाइम लेता है ए, तो इसके मतलब 1 यूनिट मतलब 1 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लेगा, तो इसे डिवाइड कर दे, मतलब 6 मिनट लेगा, 6 घंटे लेगा, ठीक है, 6 घंटे लेगा। आगे देखिए 1 यूनिट भरने के लिए यहाँ पे इतना टाइम लेगा। आगे देखिए जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इससे कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि ये 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 6 यूनिट मतलब 6 लीटर पानी भर देता है, और ये 1 घंटे में बी जो है 4 लीटर, मतलब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना 10 लीटर भर देता है पानी टंकी में। और ये दोनों को कितना देर चला गया, तो 5 घंटा। इसके मतलब टंकी में पानी कितना भर गया है, तो 50 लीटर भर गया। टंकी का अगर कैपेसिटी था 60 लीटर तो टंकी में पानी कितना 50 लीटर भरा जा चुका है, ठीक है। और ये अब खाली करना है किसके द्वारा, तो सी के द्वारा। तो कितना देर लगेगा इसको खाली करने में, तो इसको टाइम कितना लगेगा, मतलब जो टाइम लगेगा सी को कितना लग जाएगा, तो यही 50 लीटर निकालना है। और एक मतलब इसको 1 यूनिट निकालने में कितना लगता है, तो इसको 1 यूनिट निकालने में इतना लगता है। तो देखिए इससे आप क्या कीजिए कि 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इसको अगर 6 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, पहली बात 8 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2/3
3 आ जाएगा। तो 8 1/3 आवर इतना देर में क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा, क्योंकि इसका क्षमता इतना था। कितना था क्षमता, इतना था, और इसको काम कितना करना था इसका, तो इसके मतलब टोटल काम में इसके क्षमता से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 32 गुने में 44 गुने में 36 के घनाभ के पिघला करके 12 सेंटीमीटर गोले का एक मतलब त्रिज्या का एक गोला बनाना है, मतलब कई सारा गोला बन जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए घनाभ है जिसका मतलब कितना है, तो देखिए उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 32 44 36 है। घनाभ को पिघलाया जा रहा है, उसके बाद 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितने गोलियाँ बनाई जा सकती है, तो हम गोली मान लेते हैं कि n गोली बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, गोली बनेगा तो स्फीयर हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मतलब आयतन जो होगा 4/3 और पाई और आर क्यूब हो जाएगा, मतलब 12 का क्यूब हो जाएगा, तो इतना n नंबर ऑफ गोली। उसके बाद घनाभ का टोटल वॉल्यूम कितना है, देखिए वॉल्यूम जो होगा ना ये टोटल का V1 = में V2 होगा, मतलब ये मान लीजिए घनाभ का और ये टोटल जो छोटा छोटा गोली बनेगा उसका, ठीक है। तो हमेशा आयतन बराबर ही रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 32 गुने में 44 गुने में कितना, तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये n आपको निकालना है, तो n निकालिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 32 गुने में कितना, तो 44 गुने में कितना, 36। अब यहाँ पे इसको लेकर के आ जाइए नीचे, देखिए ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, एक और पाई में से 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे आपको क्या बचेगा, तो 4 गुने में 22 गुने में क्या बचेगा आपके पास, तो 12 गुने में कितना, 12 गुने में 12, यही चीज़ बचेगा आपके पास। तो चलिए देख लीजिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए 44 से इसको काटिएगा तो आपको 2 मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस 12 से इसको काटिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 मिल गया आपको यहाँ पे। उसके बाद देखिए इससे अगर काटिएगा यहाँ पे, देखिए अब आपको क्या बचा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एगो 4 मिल गया और एगो 4 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और यहाँ से देखिए एगो 4 तो यह मिल गया, एगो 4 आपको यहाँ से मिल जाएगा, एगो 4 आपको यहाँ से मिल जाएगा, 4 निकाल लीजिए, और इसमें जो 3 बच जाएगा उसको 3 से इससे काट दीजिए, तो ये आपको 16 हो गया, इससे कट गया। और यहाँ पे आपको क्या बच गया, जो यहाँ पे आपको 2 बच गया, ठीक है। तो आपको 2 और 2 4 ये बच गया आपके पास, ठीक है। और 4 और गुने ये कर लीजिए 3, तो आपको ये भी कट गया, इससे 12 हो गया। तो आपके पास कितना बच गया फाइनली, तो आपके पास 7 ये नंबर ऑफ कितना बच गया, बॉल बच गया, 7 नंबर ऑफ आपके पास बॉल बच गया। तो ये आपको यहाँ से समझ में अब आ गया होगा कि हम इस तरह से दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करके निकालते हैं, 7 नंबर ऑफ गोली बन जाएगा या बॉल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा आंकड़ों का माध्य करने का सबसे अच्छा तरीका है, अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें से जैसे कि सभी के द्वारा आंकड़ा निकाला जाता है, माध्य के द्वारा भी निकाला जाता है, माध्यिका के द्वारा भी निकाला जाता है, बहुलक के द्वारा भी निकाला जाता है, माध्यमातिका के द्वारा भी निकाला जाता है, किसी भी जो रेंडम फॉर्म में जो आंकड़ा दिया रहता है उसका निकालते अध्ययन करते हैं। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन है, तो इसमें से सबसे अच्छा जो होता है माध्य होता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, समझिए। सपोज कीजिए हम एक डाटा ले लिए, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 ले लिए, एक बार एगो 4 ले लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको आपको हम अगर माध्यिका पूछे तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये एक ऑर्डर में सजा हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल दें कि सर इधर से भी 3 को छोड़ दो, इधर से भी 3 को छोड़ दो, बीच में आ गया ये ले लो, 3 हो गया, ठीक है। आपको बहुलक पूछेंगे तो आप डायरेक्ट बोलिए क्या, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है बहुलक हो जाएगा, आपको 3 बोल दीजिएगा। लेकिन अगर हम आपको माध्य पूछे तो सबको जोड़िएगा, उसके बाद इसको सबसे जितना है उसे डिवाइड कीजिएगा, तब आपको जाके माध्य निकलेगा। इसके मतलब हो गया कि अगर आप 4 में कोई भी तरह के चेंजिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए 4 को आप 7 लिख दीजिए, तभी भी आपको बहुलक में और माध्यिका में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन माध्य में चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये एक बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपके डाटा में वेरिएशन होगा तो माध्य में वेरिएशन आएगा। समझ गए बातों को ना, इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 180 और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद प्लस में कितना, तो 37 से माइनस यहाँ पे कर लीजिए 11, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, इसे भाग दीजिएगा तो आपका 10 आ गया, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो इसको अगर घटाइएगा तो आपको यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2, तो कितना 36 मिल गया। समझ गया बातों को। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आसान मिलेगा और कुछ हार्ड मिलेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन देखिए आगे कह रहा है कि 1200 के 12% में कितना जोड़े कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए। तो देखिए आपको यहाँ पे 1200 गुने में कितना, तो 12%, ठीक है। 12% मतलब इतना 100, और प्लस में क्या इसमें हमको जोड़ना है तो 100 जोड़ लेते। इजकल टू में क्या लिख लें, तो हम इजकल टू में लिख लेते यहाँ पे, यही है ना 5400 गुने में कितना, तो 18 बटे में कितना 100। अब इसको अगर हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए इसको भी कट कर लेते हैं, 12 बढ़िया कितना हो गया, तो 144 आप बोलिएगा, प्लस में 100 बोलिएगा। इजकल टू जब इसको हम गुना
करेंगे तो कैसे करें, ऐसे गुना करेंगे तो थोड़ा लफड़ा बढ़ जाएगा, तो हम 50 प्लस में 4 में बांट लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 18 कर लेते हैं। अब ये देखिए 18 है, ठीक है, 18 पंजे कितना हो गया 90, मतलब 900 ये हो गया, और प्लस में कितना 72 हो गया, 972 हो गया। देखिए अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 144 है, यहाँ 72 है, तो ये कट जाएगा। अब इसमें से क्या होगा ना कि और भी हमको 72 घट जाएगा, तो मतलब 828। अगर हम 828 और जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेंगे 828 जोड़ेंगे तब बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 828। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्या है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। आयत का एक लंबाई है, ये मान लेते हैं चौड़ाई b है और लंबाई कितना l है, इसके दोगुनी है, तो मतलब l इजकल टू में 2 इंटू में b है, ठीक है। उसका परिमाप 48 दिया है, इसके मतलब 2 इंटू में l प्लस में b कितना दिया हुआ है, तो ये आपको 48 दिया है। तो आप यहाँ से l के जगह b डाल दीजिए, तो b डालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने में 3b इजकल टू में कितना 48 हो जाएगा। तो यहाँ अगर ये कितना होगा 6 हो गया, अगर b निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर b 8 है तो l कितना हो जाएगा, तो l हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। आपके क्या पूछ रहा है, तो एरिया पूछ रहा है, ठीक है, एरिया पूछ रहा है ना, तो क्या कीजिए 16 गुने में 8 कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा एरिया निकल के आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, जो ऑप्शन होगा आपको विद इन सेकेंड दिख जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50% लड़के को पिज़्ज़ा पसंद है। जो 50% जो बॉय है, 50% जो लड़का है, इसको क्या पसंद है पिज़्ज़ा, कौन है, तब बॉय है। उसके बाद क्या है 70% लड़कों को, जो 70% लड़के हैं इनको क्या पसंद है, तो इनको पसंद है गोलगप्पा, ये भी क्या है तो लड़के हैं। आगे पूछ रहा है कि यदि 400 लड़के दोनों पसंद करते हैं तो कुल कितने लड़के की संख्या है, तो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात है कि टोटल लड़का कितना होगा 100% होगा, ठीक है। तो देखिए 100% टोटल हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि 50% पिज़्ज़ा प्लस में कितना, तो 70% गोलगप्पा हो गया, ठीक है। तो इसमें जो मान लिया जाए ये 100% टोटल है, और इसमें कुछ जो होगा वो दोनों साइड भाग ले रहा होगा, समझ गए बातों को ना, दोनों साइड जो भाग ले रहा होगा उसको हम इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो x% लड़का हम मान लेते हैं कि दोनों साइड भाग ले रहा है, गोलगप्पा भी खा रहा है और पिज़्ज़ा भी खा रहा है, दोनों खा रहा है। तो यही हमें x निकालना है यहाँ से। तो जब हम x निकालेंगे तो हमें यहाँ से 20% निकल जाएगा, समझ गए बातों को। तो 20% जो लड़के हैं ये कितने के बराबर है, तो 400 के बराबर है। कितने के, 400 के बराबर है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि कुल लड़का कितना है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हमको 100% बनाना है। तो 20 में कितना से गुना करके 100 बन जाता है 5 से, तो यहाँ भी क्या कीजिए 5 से गुना कीजिए, तो 4 5 कितना 20 हो जाएगा, तो आपको 2000 टोटल लड़का हो जाएगा। समझ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसमें डायग्राम भी गलत था, इसका कुछ मैच नहीं कर रहा था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक धनात्मक संख्या को जब 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 आता है। मतलब हम मान लेते हैं धनात्मक संख्या x है, जिसमें हम 425 से विभाजित किए तो हमारे पास शेषफल कितना आया निकल करके, तो 65 आ गया। समझ गए बातों को। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए अब 65 को आप क्या कीजिए, कुछ नहीं आपको करना है, 65 को डायरेक्ट 17 से विभाजित कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको 17 या 51 हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 शेषफल निकल करके आ जाएगा। आप सोचिए कि सर आप कैसे ऐसे कर दिए, ये संख्या जो था इसके मतलब ये जो संख्या था ना, ये जब 17 मतलब 425 से विभाजित है, इसके मतलब ये 17 से भी विभाजित था। कैसे, क्योंकि 425 जो है ना इसके फैक्टर में 17 छुपा हुआ है, समझ गए। जब इसको 17 से विभाजित कीजिएगा ना तो ये बिल्कुल कट जाएगा, तो इसीलिए जो यहाँ संख्या रहा होगा वो 17 से भी विभाजित रहा होगा। समझ गए बातों को। तो अब जो 425 से विभाजित कर रहे थे तो 65 बच रहा था, तो मतलब इस 65 को अब हम क्या करेंगे, 17 से अभी बड़ा है तो मतलब हम इसको अब विभाजित करेंगे 65 को 17 से, और जो हमें शेषफल निकल के आएगा वही हमें शेषफल निकल के आता जब हम इस टोटल वाले संख्या को 17 से विभाजित करते। समझ गए बातों को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बहुत जल्दी पूरे के पूरे मैथ का बुक कंप्लीट करा देंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो एकदम जल्दी से जल्दी पूरे मैथ करा देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है कि 120 छात्रों का औसत कितना दिया है, 35 दिया है। 120 छात्र है जिसका औसत कितना, तो 35 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण निर्धारित
के औसत अंक कितना है 39 है, और उसके बाद अनुत्तीर्ण के लिए कितना है 35 है। समझ गए बातों के। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है। पहली बात क्या है कि जो मतलब जो औसत अंक जो है कितना है छात्रों का, तो 35 है। इसके मतलब जो है औसत आपको पता चल गया और ज़्यादा भी पता चल गया, मैक्सिमम भी और मिनिमम पता चल गया। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो पास होने वाले स्टूडेंट है इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन से कर लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। पास कितना हो रहा है, तो 39 पर मतलब 39 अंक वाले पास हो रहे हैं। फेल कौन हो रहा है, तो 15 अंक वाले। औसत कितना है, तो 35 है। समझ गए बातों को। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि जब आप इसको निकालिएगा ऐसे 39 में से 35 घटाइएगा तो आपको 4 मिल जाएगा। अब 35 में से जब आप 15 घटाइएगा तो आपको 20 मिल जाएगा। तो ये आपको रेशियो आ गया किसका, ये हो गया आपको पास होने वाले के। क्या हो गया, पास होने वाले छात्र के। और ये किसका हो गया, तो फेल होने वाले छात्र का हो गया। तो अगर आप इसको देखिएगा आपको क्या निकालना है, पास होने वाले छात्र। तो पास होने वाले छात्र कितना है, तब 20। और टोटल छात्र कितना हो जाएगा, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रेशियो का फॉर्म है। रियल कितना है, तो रियल छात्र जो है वास्तव में छात्र 120 है। तो 120 से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 24, यहाँ पे 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 जो छात्र हैं वो टोटल के टोटल क्या है कि पास छात्र। यही आपसे पूछ रहा है ना कि उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मतलब पास छात्रों की संख्या पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें क्या किया जाए कि 15, 28 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक में शेषफल कितना बचे, तो 8 बचा। तो पहली बात सावधानी पूर्वक आपको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, ट्रिक नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे आप ट्रिक लगाइएगा ना तो आपको ये भारी पड़ जाएगा। समझ गए बातों को, क्योंकि जब ट्रिक से एलसीएम आता है ना तो वो थोड़ा आगे भी भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट चाहिए। आगे भागेगा तो वो भी आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको एलसीएम हम लोग प्रोसेस से निकालते। देखिए 5 से अगर हम भाग देंगे तो कितना 3 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और ये कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 गुने में कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो ये टोटल संख्या कितना हो जाएगा, इसको 84 को अगर हम आधा करें तो 42 और 42 को आधा करें तो 21। इसके मतलब कितना हो जाएगा, तो ये टोटल के टोटल 2100 जो हो जाएगा हमारा ये नंबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2100 ऐसा नंबर है जिसमें इस सभी से क्या हो जाएगा कि भाग लग जाएगा, लेकिन भाग लगने के बाद हमें शेष भी 8 चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा कि 2108 वो नंबर होगा जिसमें क्या किया जाएगा, इस सभी से भाग देने के बाद आपका शेषफल 8 बचेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ यानी कि अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आप ये फ्रैक्शन तो पढ़े हुए हैं कि किसी भी चीज़ को अगर a% से 2 बार कंटिन्यूस बढ़ा देते हैं तो फार्मूला क्या होता है कि a% प्लस में कितना, फिर से a% प्लस में क्या होता है कि a% और इंटू में क्या होता है तो कि a% और बटे में क्या होता है कि 100 होता है। यही होता है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी फार्मूला पे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है 20% है तो 20 प्लस में कितना, तो 20 प्लस में कितना, तो 20 गुने में 20 और बटे में कितना 100। अभी सभी के आगे परसेंटेज लग जाएगा डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो ये 44% इसके एरिया में बढ़ोतरी हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य का 80%, यदि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का 80%, ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य का 60% के बराबर है, मतलब जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है इसके 60% के बराबर है। तो आपको कह रहा है हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बटे में क्या कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए। इसको नीचे लेकर के आ जाइए तो क्या हो जाएगा 60 बटा में 80, इसके मतलब कितना 3 बटा में 4। अब देखिए ये 4 में खरीद रहा है और 3 में क्या कर रहा है बेच रहा है, इसके मतलब इसको घाटा लग रहा है कितना का, 1 का, कितना पे 4 पे। तो 1 बटा कितना 4, इसके मतलब 25% का क्या हो रहा है कि लॉस लग रहा है इस व्यापारी को। समझ गया। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 29 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि को 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 14,400 तथा 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो ये 15,600 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है तो ब्याज की दर निकाले। समझिए बातों को। तो सबसे पहले बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 2 वर्ष में 2 ईयर में कितना हो जा रहा है, तो ये 14,000 आपका 400 हो जा रहा है। समझ गए। उसी के बाद 3.5 ईयर में 3.5 वर्ष में कितना, तो 15,600 हो जा रहा है। समझ गया बातों को। जब आप इसको घटाइएगा 1.5 ईयर के लिए देखिएगा कि आपका ब्याज कितना आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या मिला कि 1200 रुपया आपका
ब्याज आया कितने दिन में, तो 1.5 साल में। तो 1 साल में ब्याज आपका कितना आएगा, तो 1.5 साल में 1200 है, तो 1 साल में कितना आ जाएगा, तो 800 आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो इसमें सभी बात बराबर चलता है। तो 2 साल में कितना आ जाएगा, तो 2 साल में आपका 1600 आ जाएगा। तो यही तो आपको कह रहा है 2 साल में ब्याज सहित उसको इतना पैसा मिला है, तो इसके मतलब मूलधन ब्याज इसमें दोनों है। तो हम अगर यहाँ से उसका मूलधन निकाल ले तो कितना हो जाएगा, ब्याज हमको घटाना पड़ेगा। जब हम इसमें से 1600 रुपया जब हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, कि 12,800 रुपया निकल के आएगा कि नहीं आएगा, समझ गया। 12,800 रुपया हमें निकल करके क्या आ गया, कि मूलधन निकल के आ जाएगा। तो हमें अब क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, रेट। तो ये कितना हो जाएगा, हमें 1 साल का ब्याज कितना था, 800 रुपया, तो यही तो हो जाएगा 800 बटे में कितना, तो 12,800 कर दीजिए। इसको परसेंटेज में देखना है तो 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ मेरा इधर पेन नहीं चल रहा, आप इधर लिख लीजिए, यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। तो इसको अगर आप कट कर लीजिए और यहाँ पे इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा कर ही देता हूँ, थोड़ा सा इधर करके देख लीजिए। आप अगर इसको यहाँ पे अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, 800 बटे में कितना हो जाएगा, कि 128 हो जाएगा। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, कि 6 पॉइंट समथिंग आपको यहाँ पे आ जाएगा। वो आपको ऑप्शन में अपने आप ही दिख जाएगा, समझ रहे हैं बातों को। तो यहाँ पे आ जाएगा इतना परसेंट, आपको आंसर आ जाएगा कि इतना परसेंट इसका क्या था, कि रेट ऑफ क्या था, इंटरेस्ट था। समझ गए बातों को। चलिए अगर आपको एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अप्रोक्स के आसपास चले जाते हैं ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, समझ रहे हैं बातों को, ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है ना, कि 10% और 20% के क्रमिक छूट का एक समुच्चय बट्टा क्या होगा। तो देखिए 10% के छूट दिया रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10%, ठीक है। उसके बाद कितना, फिर से -20%, उसके बाद क्या प्लस में हो जाएगा यहाँ पे -10%, और उसके बाद गुने में -20%, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कई सारे लोग कन्फ्यूज करके वो क्या लगा लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब यहाँ पे चीज़ें बढ़ते हुए बताता है ना, जब ये चीज़ें दोनों क्रमिक में बढ़ते रहता है तो हमें ये सब प्लस में ले लेते हैं। लेकिन जब चीज़ें घटते रहता है, मतलब छूट दिया जा रहा है, तो वहाँ आप माइनस का बात हो रहा है, समझिए बातों को। चीज़ें घट रहा है तो हम वहाँ पे क्या किए, ये दोनों भी घटते में लिखे और ये दोनों भी घटते में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, समझ गए बातों को। तो यहाँ पे देखिए ये आपका -30 हो गया परसेंट में, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस में 2% आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो एक्चुअली ये टोटल के साथ ही एक ही बार परसेंटेज आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। टोटल के साथ एक ही बार परसेंट लगा सकते हैं, यहाँ सभी जगह लगाना जरूरी नहीं है, समझ गए बातों को। तो देखिए अब आपका यहाँ पे जो आ गया तो कितना आ जाएगा, 28% -28% हो गया। तो देखिए अगर जब आप यहाँ पे बटा लिखते हैं, छूट के फॉर्म में लिखते हैं छूट, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम माइनस हटा देते हैं, तो कितना प्रतिशत, 28% को उसको फाइनली क्या मिला, तो छूट मिला, समझ गए। अगर आपको छूट नहीं लिखना है तो सीधे आप -28% भी इसको लिख सकते हैं, समझ गए बातों को। चलिए तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। देख लेता हूं मैं, आगे भी क्वेश्चन है क्या, 1 मिनट वेट कीजिए। नहीं, आप आगे क्वेश्चन नहीं, यही है टोटल क्वेश्चन आपका। तो मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो पूछा गया था 28/12 को जो पेपर, हम आपको ये पूरा पेपर पूरे अच्छे से कराने का कोशिश किए और आपको पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अच्छे से करिए, ताकि हम आपको पूरा का पूरा बुक बहुत जल्दी से जल्दी करा दें। और हम थोड़ा धीमे इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा है तो थोड़ा आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।